बारूद की ढेर पर सुलग रही है कायनात, बारूद की ढेर पर सुलग रही है कायनात। जब खाक में मिल जाएगा सब तो किसकी जीत और किसकी मात। नफरत और हिंसा की छाई है आंधी, नफरत और हिंसा की छाई है आंधी। फिर से इस धरती पर अमन चैन फैलाने को अवतरित होंगे गांधी। जब तक दुनिया में दहशतगर्दी जिंदा रहेगी, जब तक दुनिया में दहशतगर्दी जिंदा रहेगी, तब तक हाँ तब तक बापू की आत्मा शर्मिंदा रहेगी, शर्मिंदा रहेगी। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक केबी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के इस मंच से आज एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपके बीच आया हूं। अहिंसा और सत्य के दीप को संपूर्ण संसार में प्रकाशित कर संपूर्ण संसार को एक रास्ता दिखाने वाले एक ऐसे हमारे सर्वमान्य, एक ऐसे राष्ट्र पुरुष, एक ऐसे विश्व पुरुष जिसने विश्व को एक नई दिशा और नई ऊर्जा दी। तो हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपिता बापू की। आज उन्हीं के संदर्भ में उनके विचार आज के संदर्भ में प्रासंगिक हैं। इस विषय वस्तु पर हमारे खास मेहमान आप समूह से रूबरू हो रहे हैं। आज आए, इस केबी स्टूडियो की ओर से उनका स्वागत करें और साथ ही साथ उनके इस विचार से हम सब उद्बोधित हो और उनके इस विचार को अपने जीवन में आत्मसात करें। हम स्वागत करते हैं सर्वप्रथम प्रताप नारायण सर का, जो कि अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं, साथ ही साथ स्वतंत्र पत्रकार भी हैं और संपूर्ण जिला इनको एक अभिभावक के रूप में जानता और मशहूर गांधीवादी दर्शन को जीवन में आत्मसात किए हैं और हम सब के लिए आदर्श हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर केबी स्टूडियो में आपका। मैं हमारे दूसरे मेहमान रजनीकांत सर का भी स्वागत करता हूं इस केबी स्टूडियो में। आप हैं इस जिले के गौरव, इस जिले के एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने गणित विषय का एक ऐसा अलग जलाया जिसके छात्रों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही साथ समाज सेवा और बच्चों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे जिले के गौरव, मशहूर, खासकर युवा और हर तबकों में इनको सभी अलग अलग रूप में देखते हैं और हर काफी ऊर्जा इनमें भरी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर गौतम सर का। आपका भी सर के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे चौथे जो हमारे मेहमान हमारे बीच हैं संजय सर, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। एचपीएस पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हैं। इस केबी स्टूडियो में आप समस्त हमारे आगंतुक अतिथि का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। हम शुरुआत करना चाहेंगे हमारे सबके अभिभावक प्रताप नारायण सर से कि सर, गांधीवादी दर्शन आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है और उनकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। इस संदर्भ में आप सर अपना विचार दें। जहाँ तक गांधीवादी दर्शन का सवाल है, आपने बहुत सही सवाल किया है। तो मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ कि गांधी के जो दो अस्त्र थे जो आज भी हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, सत्य और अहिंसा। इस सत्य और अहिंसा हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं थी। इसके पूर्व भी आप ध्यान दें कि भारतेंदु ने राजा हरिश्चंद्र के बारे में हरिश्चंद्र नाटक लिखा, तो वहाँ भी सत्य का उन्होंने प्रधानता दी थी। अहिंसा का जहाँ सब सवाल है, हमारे देश में सम्राट अशोक हुआ था जिसने अपने भाइयों को मार करके खून की धारा बहा दी, तब उनको अहिंसा का ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन सत्य अहिंसा तो बहुत पहले से हमारे देश में था। गांधी जी ने क्या किया कि उस सत्य और अहिंसा को सामाजिक संदर्भ में एक नया प्रयोग किया। यह गांधी की अद्भुत देन है जिसको आज पूरे देश के लोग इसको स्वीकार करते हैं। दूसरी बात कि गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महात्मा का प्रयोग टाइटिल रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनको दिया। और गांधी तब चमके, अफ्रीका में थे, ये गोरे काले की लड़ाई लड़ रहे थे, सफलता भी मिली। लेकिन जब ये बिहार में चंपारण जिला में आते हैं, अनिलहों के खिलाफ, गोरी सरकार के खिलाफ जब ये सत्याग्रह करते हैं, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरीखे और कई लोग उसमें शामिल हुए और उसमें उनको सफलता मिली, तब गांधी जी को विश्वास हुआ कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से हम इस गोरी सरकार को भी इस देश से भगा सकते हैं। यहीं से
यानी बिहार की धरती ने ही उनको इस प्रयोग में सफलता दिलाई, इसलिए वो आगे बढ़ते चले गए। और सत्य अहिंसा के सवाल पर खासकर हम जहाँ पर बेगूसराय जिला है, बेगूसराय ने वो चंपारण की जो हवा थी, वो चंपारण की हवा बेगूसराय सीधे चली आई। पूरब की ओर वो तेजी से पछिया हवा के साथ वो गांधी का वो संदेश आया और बेगूसराय में भी सत्य और अहिंसा का आंदोलन चला, जिसमें बेगूसराय के कई लोग, छठू सिंह वगैरह कई लोग उसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ करके शहादत दी। और उसके बाद ये सिलसिला उनका मनोबल गांधी जी का बढ़ता गया और ये धीरे 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 पूरे देश में उन्होंने फैलाया। और पूरे देश में फैलाया नहीं, उन्होंने इस प्रयोग को गुजरात के बारदोली में शुरू किया। बारदोली में खिलाफत आंदोलन, उसके पहले वो अध्यक्ष बन चुके थे। पहली बार वो किसी संस्था के संगठन के अध्यक्ष बने, वो बारदोली घटना के पहले। लेकिन संयोग ऐसा हुआ, दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि जब बारदोली की वो योजना बना रहे थे आंदोलन का, उसी क्षण उत्तर प्रदेश के अंदर चौरी चौरा कांड हो गया। और चौरी चौरा कांड में आपको मालूम होगा कि 22 सिपाही मारे गए। गांधी जी बहुत आहत हो गए। गांधी जी तो आहत हुए, लेकिन उस समय जो एक क्रांतिकारी दस्ता था, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, इन लोगों के सरीखे लोग, इवन आप पंडित जवाहरलाल नेहरू तक को भी लीजिए, चूंकि उनको उस समय सोवियत रूस की हवा लग चुकी थी, इसलिए वो प्रभावित थे समाजवाद से। और वो जानते थे कि इस रास्ते में जल्दीबाजी में हमको आज़ादी मिल जाएगी। तो सुभाष बोस ने कहा कि यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना, क्योंकि जो ही यह घटना घड़ी चौरी चौरा का, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस कर दिया था। ये एक महत्वपूर्ण। अच्छा सर, हम आपसे सर ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप गांधीवादी दर्शन को आपने बहुत नज़दीक से पढ़ा है, आप गांधीवादी विचारधारा से बहुत दिनों से आपने उसका गहन अध्ययन किया है। सर, आपको नहीं लगता कि जिस स्वर्णिम भारत की कल्पना गांधी जी किया करते थे कि आज़ादी तभी सार्थक कही जाएगी जब देश में जो अमूलचूल बदलाव हो, जो भी योजनाएं बने, वो जनमानस जो सबसे अंतिम पायदान पे है, समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, तभी आज़ादी सार्थक मानी जाएगी। ये आप देखेंगे गांधी जी के जो कार्यक्रम थे, और आज भी लोग बोलते हैं कि हम राम राज्य लाना चाहते हैं। बोलते हैं, मन में उनका राम राज्य लाने का नहीं है, लेकिन राम राज्य की कल्पना सर्वप्रथम इस देश में जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी ने ही इसकी घोषणा की थी कि हम देश में राम राज्य का मतलब कि रामायण में आप पढ़े होंगे कि राम राज्य काहू नहीं व्यापा, माने राम राज्य ऐसा राज्य कि किसी को कोई तकलीफ कष्ट नहीं हो, ऐसी कल्पना वो करते थे। और आपने देखा कि जब हमको आज़ादी मिलने का वक्त आ रहा था, तो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के आधार पर सांप्रदायिक दंगे फैला दिए। एक तरफ लोग गोटी सेट करने पर इस देश में कि कौन कौन मंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा, और गांधी जी नौखाली में हिंदू मुस्लिम दंगा को समाप्त करने में दिन रात लगे हुए थे। गांधी जी चाहते थे कि अंतिम पायदान पर जो आदमी है वह भी इस राज माने स्वतंत्रता का स्वाद जाए। लेकिन विडंबना है, आज कहने में कोई अर्ज नहीं, कि वह जो गांधी जी की परिकल्पना थी, जिस परिकल्पना के आधार पर उनके तमाम अनुयायी बन करके दशकों, कोई 2-4 बरस नहीं, 10 बरस नहीं, दशकों, 3 दशकों तक एक छत्र कांग्रेस का राज हुआ और गांधी जी दरकिनार हो गए। गांधी जी का सिर्फ नाम लेता रहा और होता वही रहा जो उन लोगों की इच्छाएं रही। कारण था कि उस समय भी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जब हमारा आंदोलन चल रहा था, तो एक वर्ग था जो अंग्रेज का मदद कर रहा था। अंग्रेजों के साथ था बड़े बड़े जमींदार, हमारे ही देश के लोग,
हमारे ही देश के लिए। यानी गांधी जी कहते थे, और वो बात हुई कि पहले इस देश की जनता यानी किसान और मजदूर जी वो भूरे लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे ना, जिसको गोरे लोग हम जी, लोग जी, कहते हैं, जी। उन्होंने भूरा शब्द का प्रयोग जी। किया है अपने भाषण में। लेकिन आज क्या हम देखते हैं कि हमारे देश के किसान और हमारे देश के मजदूर काले लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जी जी वो लड़ाई आज भी जारी है। गांधी का सपना पूरा नहीं हुआ। गांधी का सपना पूरा तब होगा जब देश में सांप्रदायिक उन्माद खत्म हो जाएगा, जी जी देश में जातीय प्रथा खत्म हो जाएगी। गांधी जी को गांधी बनाने में अगर आप कस्तूरबा को दरकिनार कर दीजिए तो गांधी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता है। जी जी गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे कि जब गांधी जी जेल जाते थे तो कस्तूरबा पीछे नहीं रहती थी। जी। गांधी कस्तूरबा भी सर, जाते। आज के संदर्भ में हम आपसे बात लेना कि क्यों युवा जो हमारे देश का भविष्य है, क्यों गांधी भाई दर्शन से अलग अपने आप को करता जा रहा है, क्यों उसे मुंह मोड़ता जा रहा है? कहीं ना कहीं वो हिंसक हो गया है, उसमें काफी उन्माद भरे हुए हैं समाज के प्रति, आपस में भाईचारा खत्म हो गई है। इसको लेके आप उन्हें क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे सर? इसका मूल कारण है पूंजीवाद। पूंजीवाद को दरकिनार करके किसी भी बात पर या किसी भी योजना पर चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि दुनिया में पहली बार 1917 में सोवियत रूस के अंदर क्रांति हुई, और क्रांति हुई तो लोगों को आश्चर्य हुआ जब वहाँ मजदूरों का राज हुआ, नौजवानों का राज हुआ, किसानों का राज हो गया कि वे लोग ही राज करने लगे। आवश्यकता के अनुसार वेतन और ज़रूरत के अनुसार सामान वो मुहैया की जाने लगी। वहाँ आवास की सुविधा व्यक्ति की नहीं होती थी, सरकार की होती थी। लेकिन ये पूंजीवादी दौर में महत्वाकांक्षाएं इतनी असीम हो गई जी, जी। कि यह राम राज्य के स्थापना में बाधक साबित हो रहा है। जी जी भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है। जी जी भ्रष्टाचार ऐसी बात नहीं है, राष्ट्रीय आंदोलन में भी आपको मैं एक उदाहरण दे दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भगत सिंह के साथी थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के लिए कुछ धन संग्रह किया था। उस समय चंद्रशेखर आज़ाद की माँ बीमार थी, तो उनके साथियों ने कहा इस धन में से थोड़ी सी राशि उनकी माँ के इलाज के लिए भेज दिया जाए। जब चंद्रशेखर को यह बात मालूम हुई तो कहा कि खबरदार, इसमें से एक पैसा भी मेरे माँ के लिए नहीं। उस समय के युवा उनके इतना सोचते थे। कमिटमेंट था कि हम इस पैसे को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जमा किया था। जी सर, ये चंद्रशेखर आज़ाद की। जी सर। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके सुंदर विचार के लिए। निश्चित रूप से युवा प्रेरित होंगे, समाज प्रेरित होगा। हमारे साथ रजनीकांत सर हैं। हम रजनीकांत सर से आज के संदर्भ में हमारे साथ रजनीकांत सर हैं जो कि काफ़ी बच्चों के बीच रहते हैं और युवाओं के प्रति इनका काफ़ी लगाव देखा जाता है। सर, गांधी जी के विचार हमेशा कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। उनके विचार हमारे जीवन के लिए सर्वांगीण विकास के साथ साथ संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु। तो आज के इस दौर में गांधी के विचारों की प्रासंगिकता क्या है सर, इस पर अपने उद्बोधन दें। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद दूं, आपने मुझे मौका दिया बड़े बड़े भाइयों के साथ, अनुभवी लोगों के साथ बैठने का। गांधी जैसे चर्चा हुई, पहले भी प्रासंगिक थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। एक वैज्ञानिक कहा था जो 100 साल 200 साल के बाद ये आदमी विश्वास नहीं करेगा एक हाड़ मांस का पुतला इतना बड़ा आदमी बन सकता है। तो सबसे बड़ा अस्त्र तो इनका सिर्फ सत्य अहिंसा ही नहीं रहा है, ढेर सारे अस्त्र से लड़ाई लड़े हैं जिसमें मूल सत्य और अहिंसा रहा है। और अभी भी गांधीगिरी चल के बहुत कम बच्चे भी कराते हैं, घर में भी ऐसा होता है, बाहर भी चल रहा है। हम लोग देखे थे गांधी जी का 3 बंदर पढ़े थे बच्चा में, एक आंख झांप के बुरा मत देखो, कान बंद करके बुरा मत सुनो, मुंह बंद करके बुरा मत बोलो। तो जुबान इतनी लंबी होती जा रही है जिसको हम घर से सीखते हैं, जी जी, समाज से सीखते हैं, अच्छाई घट रहा है, बुराई बढ़ रहा है।
गांधी जी का सपना, जैसे आपने तुरंत चर्चा किया, जो सबसे अंतिम व्यक्ति से शुरू, जी बिल्कुल, और यह सपना उनका था जो गांव का देश है भारत, जी जी और शुरुआत विकास का जब भी होना चाहिए वो गांव से होना जी चाहिए। जी इसके लिए हमारे पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण की उनकी मंशा जी थी। जी जी 80% हम लोग जिस समय पढ़ते थे, ग्रामीण जनता से ही देश का विकास वो होता है, हमेशा ये कहा करते थे कि देश की आत्मा गांव में निवास करती गांव है। में निवास करती है। बहुत कुछ हमें मिला भी है, ऐसी बात नहीं है नहीं मिला है, हम लोग आगे भी बढ़े हैं, लेकिन जब तक उनके दर्शन को मूल रूप से नहीं समझा जाए तो आगे आने में अभी भी बहुत कठिनाई है। हमारी बेगूसराय की धरती काफ़ी ऊर्जावान रही है, विभिन्न क्षेत्रों में शहादत भी ढेर सारा हुए हैं बेगूसराय के बच्चे, पढ़ने में भी अव्वल हुए हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दिनकर की यह धरती है, दिनकर की ये धरती है, कलम आज उनकी जय बोल। जी तो जो भी कहा जाए गांधी के बारे में वो कम है। वो छुआछूत को भी समाज से दूर हटाना चाहे थे, बहुत पहले से स्वच्छता अभियान चलाते थे, उनके मन में था। सर एक प्रश्न आपसे लेना चाहेंगे सर, जो हरिजन शब्द गांधी जी ने जो कहा था उस समय, हरिजन शब्द का गांधी जी के संदर्भ में था कि समाज का वो व्यक्ति जो त्यजा हुआ है, जिससे लोग अपने आप को अलग देखते हैं, वो अलग थलग महसूस करता है समाज से, उस व्यक्ति के संदर्भ में था, उस मानव के संदर्भ में था, वो जाति के संदर्भ में उसे जोड़ दिया गया है। आपको नहीं लगता कि सर हरिजन शब्द की एक अलग परिभाषा हो गई? वो तो राजनीतिकरण हर शब्द का जो हो रहा है देश के लिए कहाँ तक सौभाग्य या दुर्भाग्य है वो तो समय बताएगा। मेरी समझ से तो दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। गांधी जी वह व्यक्ति थे जो हरिजन लोगों को अस्पृश्य माना जाता था, समाज से अलग माना जाता था। गांव में भी हम देखते थे उनसे लोग दूर हटा तो निरीह थे, कमजोर थे, उनके साथ कोई सहायक नहीं था लेकिन उसका। उनको मंदिर में प्रवेश कराए गांधी जी, मंदिर में जाने में उनको मनाही थी, सबके साथ बैठना उठना उनको कराए। रिजर्वेशन तो बाद की बात है, वो भी एक झंझट पैदा है या नहीं वो तो बाद की बात है, लेकिन गांधी के हिसाब से थे सब बराबर होने की बात थी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि जो कल्पना गांधी ने किया, सबका मतलब विश्व बंधुत्व की कल्पना की गांधी ने सर्व कल्याण की कल्पना की, कि ऐसे समाज की कल्पना की जहां सबका साथ हो, सबके सामंजस्य से एक सुंदर राष्ट्र बने। क्या लगता है आपको कि उस कल्पना में हम अभी तक सफल हुए हैं? नहीं, सफलता तो नहीं, बहुत कम सफलता हुई। अगर वैसी सफलता होती तो अभी चर्चा चला राम राज का हो नहीं व्यापा, तो वहाँ कोई कष्ट नहीं रहता। लेकिन सारे आदमी कुछ न कुछ कष्ट महसूस हम लोग कर रहे हैं। आखिर कहाँ कष्ट है? कुछ तो कुछ है। सर भारत एक युवा देश है और युवाओं की में असीम संभावनाएं हैं, प्रबल शक्ति होती है। जरूरत है उन शक्तियों को अगर सकारात्मक क्षेत्रों में लगाया जाए तो भारत जगत गुरु के रूप में पुनः अपनी प्रतिष्ठा को पाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे देश के ये युवा, जिसकी अभी हमारे प्रताप नारायण सर ने जिक्र किया कि चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा, भगत सिंह जैसे युवा भी इस देश की मिट्टी से हुए हैं, तो क्या लगता है कि आज वो युवा अपने उन आदर्शों को कैसे छोड़ता जा रहा है? वो तो सीख हम लोग समाज से सीखते हैं। शुरू में ही हुआ जो हर चीज का राजनीतिकरण हो रहा है। कोरोना के वजह से अभी तो शिक्षण संस्थान बंद है, सारे लोग हम लोग देख रहे हैं, जो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और ये उसके लिए मूल है सफाई। लोग जोर मारते हैं जब तक वैक्सीन नहीं निकलता है तब तक हम लोग सफाई रहे, मास्क पहने। तो सफाई का कार्यक्रम तो गांधी जी बहुत पहले से भंगी मुक्त समाज की स्थापना चाह रहे थे, सबको शिक्षा चाह रहे थे, एक नैतिक शिक्षा, चरित्रवान शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा जो घटता जा रहा है वो सबका जड़ है। हमारा चरित्र कुछ दूसरे तरफ जा रहा है जो नुकसानदेह पूरे समाज के लिए। और गांधी जी इसका बार बार नैतिक शिक्षा की जिक्र गांधी जी बार बार करते थे। हाँ, शिक्षा के बारे में तो उनका है ऑल राउंड डेवलपमेंट। यस। हाँ, वो चरित्र से लेके समाज, अपने बड़े छोटों का लिहाज, अनुशासन, ये सब चीज लेके था उनका सामाजिक शिक्षा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आप जो भी यहाँ से आपको सुन पा रहे हैं, हमारे इस कह सकते हैं कि आधुनिक दौर में जहाँ चकाचौंध है, जहाँ हर कोई कुछ बड़ा करना चाहता है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए समाज और देश से दूर होता चला जा रहा है, इस दौर में हमारा समाज और देश कैसे सबके लिए हमेशा उसके दिलों में रहे, उसके लिए आप उन्हें कैसे प्रेरणा देना चाहेंगे सर? हर हालत में जो दूर है उसको समाज के मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। हम लोग भी चलाते हैं एक बच्चों की पाठशाला में, हम भी रिटायर के बाद जुड़े हैं। हमारा भी मन था जो हम, और जिला में काफी अच्छा काम कर रहा है सर। हाँ, लेकिन संजोग से हम भी 2 घंटा शाम में जाते हैं और उसी मंच के माध्यम से घूमते फिरते मैं आपके पास आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत का शुक्रिया करता हूँ जो मुझे वो अवसर दिया और बड़ा अच्छा लगता है।
मैं वैसे वैसे बच्चों को ही लोग लाए वहाँ पे। डॉक्टर रोशन सर, ये जो आप देख रहे हैं सर, ये डॉक्टर रोशन सर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि वैचारिक क्रांति, बेगूसराय में एक वैचारिक क्रांति हो। हाँ, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। वहाँ भी वो जाते हैं जी। और सामाजिक उत्थान के लिए है, जो सब आदमी मिलजुल के नीचे वालों को ऊपर लाएंगे तभी बराबरी का दर्जा होगा। चकाचौंध की दुनिया एक अलग दुनिया होती है, उससे देश का विकास दूसरे किस्म का होता है। चकाचौंध वाले तो सब आजकल ड्रग्स में पकड़ा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद की चर्चा हुई, माँ की बीमारी में अपना वो पैसा नहीं जाने दिए, चेता दिए खबरदार ये पैसा समाज का है, ये पैसा जिस काम के लिए लाए हैं उस काम में लगेगा। तो मूल भावना वही है जो हम देश निर्माण के लिए नीचे वाले को भी ऊपर उठाएं, उसमें भी बुद्धि है, विवेक है, जो आगे बढ़ सकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ गौतम सर हैं, बच्चों के साथ साथ युवा और यूँ कहें कि समाज के हर वर्ग, हर तबके के साथ इनका काफ़ी जुड़ाव रहा है और मनोविज्ञान को अच्छे से इन्होंने अच्छे से समझा है, जाना है और हर मंच से अपने विचार साझा करते हैं। सर, वर्तमान समय में गांधी दर्शन की प्रासंगिकता, इस विषय पर आप विचार अपने देंगे ही। हम चाहेंगे कि जो युवा यहाँ से सुन पा रहे हैं, क्योंकि इस आधुनिक युग में युवा कहीं ना कहीं अपने रास्ते, जिसकी चर्चा रजनीकांत सर ने किया कि कहीं ना कहीं युवा अपने दिशा और दशा को एक अलग दिशा दे रहे हैं, इस पर सर आप अपने विचार में। जैसे कि विद्वान हमारे समूह के सदस्यों ने अपनी बातें कही, युवा शब्द ही अपने आप में, आप जैसे कि आपने मनोविज्ञान की बात की, तो शिक्षा शास्त्र में एक टर्म है कि यह तूफान और उफान की अवस्था होती है। इस अवस्था को संतुलित करने की आवश्यकता होती है और संतुलित यह तभी होगा जब उसमें गांधी दर्शन समाहित हो। जी जी बिल्कुल, जिसमें सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, आस्ते है, अस्पृश्यता निवारण है, इत्यादि बातों से युवा लवरेज हो। इसमें सबसे व्यापक भूमिका थी ये संचार के जो यंत्र प्रकाशित हुए, इसका जो प्रभाव युवाओं पर पड़ा, जिसमें दूरदर्शन है, संचार के अन्य माध्यम हैं, ईमेल वगैरह है, ये सारे उपकरण जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रवेश हुआ, यह आधुनिक चकाचौंध की बातें, विज्ञापन की दुनिया को परोसा और उससे सत्यता को कहीं कहीं पीछे धकेल दिया गया। वह सिमटती और सिकुड़ती चली गई, जिसे सिद्धांत कहा जाता था। जी जी, और आज जो सैद्धांतिक लोग थे वो भी दरकिनार हुए जाने लगे। आज समाज में बुजुर्गों की वो दशा हो गई, जो जिस प्रकार से पशुपालक जो बाछा उत्पन्न हो जाता है गाय के बच्चों में, तो उसे दरकिनार कर दी जाती है, क्योंकि वह उत्पादक नहीं है, उससे अब उत्पादन की संभावना कम हो गई है, इसलिए वह उपयोगी नहीं है। जैसा कि सर ने कहा कि पूंजीवादी युग का प्रवेश हुआ है, उसी प्रकार से पहले किसी न किसी तरीके से लोग बुजुर्गों के, अभिभावकों के सानिध्य में बैठते थे। और युवा या कोई भी व्यक्ति सीखता है चार परिस्थितियों से। सबसे पहले वह सीखता है एक्सपीरियंस, अनुभव, सीखता है एरर से, गलती करता है, सीखेगा एसोसिएशन से, किसी न किसी संगठन का सदस्य है उससे, और सीखेगा अध्ययन से। युवा अध्ययन में भी शॉर्टकट मारने लगा है। जी जी, आज आप विषयनिष्ठ ज्ञान को दरकिनार करके वस्तुनिष्ठ जांच करके आप किसी का मानक तय कर रहे हैं। ये एक तरफ युवाओं का अंक 70% आ रहा है, दूसरे तरफ यूपीएससी की मार्किंग नीचे होती चली जा रही है। राष्ट्रीय औसत पर मेधा के मूल्यांकन के कोई स्केल नहीं रह गए। अगर 100 में 100 लाने वाले हमारे लाखों बच्चे हैं, तो फिर हमारे समाज में ये जो व्याप्त गड़बड़ियां में विस्तारीकरण होना शुरू हो गया, ये किस बात का द्योतक है? अच्छा सर, जो जिसकी समाज की जो व्याप्त जो विसंगतियां, उसके संदर्भ में आपने बात कही, क्योंकि गांधी जी इसी विसंगतियों को खत्म करना चाहते थे। उनके जो दर्शन थे, एक ऐसा समाज बने जो यूं कहें कि सब खुशहाल, जिसकी चर्चा हमारे अभ्यागत आगंतुक ने भी किया। आपको लगता है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद क्या हम गांधी जी का सपना साकार करने में समर्थ हैं? क्या आपको लगता है कि देश आज उस स्थिति में है कि गांधी जी अगर आज इस देश को देख रहे होंगे, उनके दिल इस देश को देखकर अभिभूत होगा, प्रसन्न होगा? जैसा कि सर ने कहा था कि रामराज काहू नहीं व्यापा, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। ये 3 प्रकार के ताप से कोई व्यक्ति जलता है। तो दैहिक ताप से आज अधिकांश व्यक्ति जल रहा है, संसार जल रहा है, जो कोरोना नामक बीमारी है। ये बीमारी सिर्फ कोरोना ही नहीं, अन्य प्रकार की बीमारियां हैं। अधिकांश लोग किसी न किसी प्रकार से रोग से ग्रसित। तो दैहिक हो गया, और दैविक हो गया प्राकृतिक प्रकोप,
तो कहीं बाढ़ की समस्या, कहीं सुखाड़ की समस्या, कहीं जलवायु परिवर्तन की समस्या इत्यादि समस्याएं हैं। और एक भौतिक ताप जो है जिसमें हमारे युवा चल रहे हैं, जी जी जो अपने 4 इंच के स्क्रीन पर मोबाइल नामक जो यंत्र है इस पर अपना भविष्य तलाशते हैं, इसमें जो वीडियो गेम्स चलाया जा रहा है, ये तमाम तरह के हमारे परंपरागत चीजों को दरकिनार करके भौतिकवादी संस्कृति का प्रवेश हो गया। कहीं ना कहीं ये सर इसने कहीं ना कहीं मनुष्य को हिंसात्मक बनाया है। हिंसात्मक ही नहीं बनाया, वो गांधी को जानते हैं लेकिन उनके सिद्धांत को अपने परिप्रेक्ष्य में ढाल लिया है, उनकी बातों को नए तरीके से परिभाषित कर डाली है। और बात तो गांधी की करते हैं लेकिन उनके विचारों को कुछ अलग तरीके से रखते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं जी जी कि बापू आपने जो कहा हमने अपनाया, जी जी आपने कहा खादी हम लोगों ने पहन के दिखा दी, जी आपने कहा चरखा हम भी कहते हैं चर खा, अपने ही देशवासियों को चरो खाओ। आपने कहा रिश्वत लेना अन्याय है, मैं भी कहता हूं रिश्वत लेना अन्य आय है, ये दूसरा आया है। अन्य आय, जी 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 यह एक ऐसा इनकम है जितना इन्हो कम है। माना कि मेरा तर्क विचित्र है परंतु मैं तो वही नोट लेता हूं जिस पर आपका चित्र है। जी जी सुबह से शाम तक इसी के पीछे भागता हूं, अगर जिसके पास नहीं हो ये आपके वाली तस्वीर वाली नोट तो बाप तक को नहीं पहचानता। ये अलग प्रकार से आज के भौतिकवादी संस्कृति में जो एक नए युग का निर्माण होने जा रहा है, इसमें जो बापू के सैद्धांतिक परिस्थितियों को उपयोगितावादी दृष्टिकोण से जो परिभाषित करने की परंपरा बढ़ गई है, ये हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित करती जा रही है। इसे बचाने की जरूरत। सर तो मेरा ये कहना है जैसे कि आपने जिक्र किया कि जैसे विश्व में गांधी का जो मान और सम्मान है, विश्व ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में उनके जयंती को बनाने का निर्णय लिया, एक बड़ा सम्मान। संपूर्ण विश्व उन्हें एक पुरोधा के रूप में मानता है, संपूर्ण विश्व ने उनके आदर्शों और सिद्धांतों को एक सीख के रूप में लिया है। लेकिन अपने ही देश में दो तरह की विचारधाराएं बट गई है। एक वर्ग ऐसा है जो गांधी जी की विचारधाराओं से बिल्कुल अलग थलग महसूस करता है। नहीं, गांधी जी के विचारधारा को इस देश के कोई भी व्यक्ति ने नहीं छोड़ा। मैं अभी पुनः पहले कहा हूं कि अलग तरीके से लोग परिभाषित कर अपनी राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से एक पक्ष के लोग उन्हें उनकी बातों को संदर्भित करते हैं और राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से दूसरे तरफ के लोग एक ही तथ्य को अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। गांधी का जो मौलिक दर्शन था वो तो अलग से कोई दर्शन उन्होंने दी नहीं। आदर्शवाद के सिद्धांतों, प्रयोगवाद के सिद्धांत को और प्रकृतिवाद के सिद्धांत को उन्होंने अपनाया। और जैसा कि गुरुदेव कह रहे थे प्रताप नारायण बाबू कि उन्होंने इन समग्र दर्शन को मानवीय संदर्भ से जोड़ा, सामाजिक चिंतन से जोड़ा, सामाजिक सरोकार से जोड़ा और इसीलिए गांधी ने एक वैचारिक क्रांति थी। यही तो गांधीवादी दर्शन था। तो वर्तमान में हमारे युवा पठनीय कम और दर्शनीय ज्यादा हो गए। अब दर्शनीय भी हो गए तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। दृश्यते अनेनीति दर्शनम, जो कुछ भी दिखता है सब दर्शन है। लेकिन दर्शन की सकारात्मकता को उन्होंने अंगीकार नहीं किया, उनमें नकारात्मक तथ्यों का प्रवेश ज्यादा हो गया और उसी के हिसाब से जब वो उफान मारते हैं तो आज जो मॉब लिंचिंग की बातों को आप देख रहे हैं या विभिन्न तरह की हत्या की बात देख रहे हैं, बलात्कार सरीखे, जब इस देश में इतनी बड़ी बड़ी मामले हुए, अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर पिछले निर्भया कांड के दोषियों को उस प्रकार से उसकी हत्या की, उसके मृत्यु किए गए, उसको मौत का दंड मिला, बावजूद इसके हाथरस में कांड हुआ। डेली एक घटना, इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज बापू रो रहे होंगे, बापू के जीवित में ही बेगूसराय की धरती जब कलम उठाती है, दिनकर कहते हैं, उनके सम्मान में लिखा था दिनकर ने कि संसार पूजता जिन्हें तिलक रोली फूलों के हारों से, मैं उन्हें पूजता आया हूं बापू अब तक अंगारों से। हमारे आग से पूजने की बात बेगूसराय का कलम जब लेखनी के रूप में अपने को प्रस्फुटित करती है तो आग से पूजा की बात करती है, रोली फूल और चंदन को दरकिनार कर देती है। सर समाज के उत्थान में गांधी दर्शन की उस प्रासंगिकता को कैसे आम जनमानस से जोड़ा जाए? आम जनमानस से उसे जोड़ा जाएगा कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग गांधी जी ने किया। तो एक माँ जाती है अपने बच्चे को लेकर, कहती है कि बापू ये बालक गुड़ खाता है। बापू ने प्यार से तो उसे चुमार का, बेटा गुड़ खाते हो माँ, इसे अगले सप्ताह लेके आना। और फिर अगले सप्ताह जब माँ उस बालक को लेके आती हैं तो उन्होंने प्यार से कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए,
गुड़ ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है, अत्यधिक खाने से हानिकारक भी है। आप इसे नहीं खाना, बेटा नहीं खाओगे, इस तरीके से प्रॉमिस करवा लिया। कुछ दूर जाने के बाद वह बालक की मां कहती है कि इतने बड़े वक्तव्य तो दुनिया जिसका सम्मान करती है, और वो इतनी छोटी सी बात कहने के लिए एक सप्ताह का वक्त ले लिया। ये किस बात के बापू? उस दिन भी बोल सकते, इतनी बात तो उस दिन भी कह देते। जी जी। और मां से बर्दाश्त नहीं होता है, वो लौट कर आती है और पूछती है कि बापू एक प्रश्न मेरे मन में गौंध रहा है। जी बताएं। बापू ने कहा, तो जी आपने मेरे बच्चों को जो सभी सलाह और सुझाव दिए, ये छोटी सी बात तो उस दिन भी कह सकते थे। बापू ने कहा, मैं कह सकता था उस दिन भी, लेकिन आप यह जानिए कि मैं भी गुड़ खाता था, और उस दिन भी मैं गुड़ खाया था। मैं स्वयं गुड़ खा के दूसरों को गुड़ नहीं खाने की नसीहत देता तो यह कभी लागू नहीं होता। जी जी। आज के लोगों में कथनी और करनी में व्यापक अंतर है। कैमरे पर, टीवी पर, समाज के बीच में, माइक पर, मंच पर उनके चेहरे जो होते हैं, समाज के बीच में उसकी वास्तविकता नहीं होती है, इसीलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये बातें समाज के आदर्श पुरुषों में, शिक्षकों में, महान व्यक्तित्व में घटी है। दूसरी घटना कि गांधी जी तो उस घर में जन्म लिए थे जहां उस जमाने में उन्हें विदेश पढ़ने भेजा गया। आज भी महोदय पढ़ाते हैं मंदिर में उन बच्चों को जिन्हें 2 वक्त खाने की नसीब नहीं होती है। मैं एक वैतनिक शिक्षक हूं और मुझे पर्याप्त वेतन मिलता है। मैंने नौकरी बदली, 5वीं नौकरी में मैं हूं, 6ठी नौकरी में मैं जाऊंगा। इससे इसका मुझे आभास होने लगा है ना, चूंकि मैं वेतन भोगी। गांधी जी 18वीं शताब्दी में जब जाते हैं तो विदेश पढ़ने जाते हैं। गांव में पढ़ाने की आज भी ताकत बिहार के अधिकांश माताओं पिताओं को नहीं है। बावजूद इसके कोट पैंट पहनने वाला व्यक्ति, एक जमाना आया तो अर्धनग्न फकीर बनता है। कब? सरनवा खाली की बात कर रहे थे, वो बंगाल की यात्रा में थे और एक मां सिर्फ इतनी वस्त्र रखी थी जिससे कि उसके शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से ढके थे। वो गंदी मैली कपड़ों में लिपटी थी और किसी तरीके से अपनी आबरू ढक रही थी। बापू के पास आई। बापू ने कहा कि मां तुम संपूर्ण कपड़े क्यों नहीं पहनती और ये इतने मैले कुचैले कपड़े क्यों पहनी हो? वह कहती है कि बापू मेरे पास इतने ही कपड़े हैं जिससे मैं आधे तक ढक पा रही हूं और इस कपड़े का दूसरा विकल्प मेरे पास नहीं है ताकि मैं इसे स्वच्छ करके, साफ करके दूसरा वस्त्र धारण कर सकूं। बापू के आंखों में आंसू भर गए और बापू उनके चरणों में गिर जाते हैं और तब से ही बापू ने एक ही धोती को आधा पहना, आधा ओढ़ा और संपूर्ण जीवन कोट पैंट पहनने की, घर में जन्म लेने की क्षमता वाला बालक संपूर्ण जीवन अर्धनग्न बन के इस देश को अलविदा कह के चला गया। ये उनके सत्य के साथ सामाजिक प्रयोग थे, भावनात्मक जुड़ाव था। और आज के आदर्श पुरुषों में, महनीय जनों में इसी आदर्श की कमी है जिससे हमारे युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं। और जब तक इस प्रकार की खोखली आदर्शवाद रहेगी, दिखावापन रहेगा, तो देश के युवाओं को सच्ची राह पर लाने के लिए कृत संकल्पित होने वाले व्यक्ति स्वयं को नहीं बदलेंगे तो युवा दिग्भ्रमित होते रहेंगे, समाज बिगड़ता जाएगा, अपसंस्कृतियों के प्रसार बढ़ते जाएंगे, व्यक्ति से व्यक्ति टूटता जाएगा और गांधी की कल्पना, संकल्पना मरती रहेगी, कराहती रहेगी। और इन भावनाओं को जब मैं भी अंगीकार करके अपने हृदय में आपके सामने वक्तव्य दे रहा हूं तो मैं भी बापू के राजघाट पर जाकर फूट फूट कर रोया था दिल्ली में कि बापू आपने क्या लिया इस देश से। उनकी आत्मा निश्चित रूप से आज कराहती होगी हम जैसे, चूंकि आज का हमारा समाज पुरखों और पौध पीढ़ियों में समन्वय स्थापित करने में विफल रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ संजय सर हैं। संजय सर आपका भी इसके वीडियो में स्वागत है और आप गांधी विचार मंच से भी जुड़े रहे हैं। हम चाहेंगे कि गांधीवादी दर्शन की प्रासंगिकता के संदर्भ में आप इस मंच से हमारे दर्शकों से अपने विचार साझा करें। गांधी के जो विचार थे वो विचार ही नहीं थे, जीवन जीने का वो तरीका था। गांधी जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जब हमारी सरकार बनने को थी, उसी समय जब विकास मॉडल की बात हुई तो गांधी ने बोला जो विकास का काम गांव से होना चाहिए। यहाँ के लोग अगर आत्मनिर्भर होंगे, इनकी ज़रूरत की चीज़ें अगर गांव में ही उपलब्ध होंगी
तो आज जो दो ज्वलंत मुद्दा है, एक हमारे देश में चर्चा होती है आत्मनिर्भरता की, जी जी। दूसरी चर्चा होती है पलायन की। तो ये दोनों बात नहीं होती। आज हमारे गांव से या छोटे शहर से लोग जो पलायन करते हैं वो रोजगार के लिए करते हैं। वो बात अगर गांव में ही उस समय उपलब्ध करवाए, वहीं से शुरू की जाती, तो आज ये स्थिति नहीं आती। और दूसरी बात जो आज भारत में चल रही है एक स्टार्टअप की, अब कहा जा रहा है कि नौकरियां उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, इतने लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। तो स्टार्टअप की बात होती है, खुद अपना कोई काम शुरू करें। तो ये काम अगर उस समय गांव से शुरू हुआ रहता, जैसे कुटीर उद्योग की बात गांधी ने की थी, चाहे जो मूलभूत आवश्यकता हमारी है, भोजन, वस्त्र, आवास, स्वदेशी को लेकर गांधी का भी गंभीर था। स्वदेशी से ही मतलब नहीं था उनका, ये था जो जहाँ के लोग हैं, वहाँ के जो संसाधन हैं, उनसे वो अपनी जीविका चलाएं, अपने आप को उसी संसाधन से आगे बढ़ाएं। ठीक है, पहले ये था। दूसरा, जब सरकार बनी तो उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने ही इस मॉडल को नकार दिया। उन्होंने कहा गांव के जो लोग होते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, उनके पास इस तरह की बुद्धि नहीं होती है, तो शुरुआत जब भी होगा तो शहर से ही हो सकता है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। सारी बात उनके उत्तराधिकारियों ने की, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। और उसका क्या परिणाम हुआ वो आपके सामने में है। फिर कल कारखाने खुले, कहा गया आज पूरे विश्व की बात है, उसमें भारत भी है। कल कारखाने खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आज आप देख रहे हैं कल कारखाने खुले, रोजगार की बात हुई, आज इतनी बेरोजगारी क्यों है? बाद में चल के अभी हमारे जो तत्काल सरकार हमारी है वो कुछ बिंदु पर इस पर काम कर रही है। हालांकि उनके अंतरात्मा में क्या है वो कहते हैं, क्या सच्चाई है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ उनके बिंदुओं को लेके चला है। जैसे आत्मनिर्भर भारत की अगर बात करता है तो ये गांधी की जो सोच थी वो उसी की बात करता है। फिर दूसरा, आज जो ये कोविड-19 लेके हम लोग परेशान हैं और इसमें हमें साफ सफाई की बात की जाती है, नहीं हाथ धोइए, मास्क पहनिए, अपने आसपास को साफ सुथरा रखिए। ये तो गांधी का जीवन था और उस समय भी गांधी इसको लेके काफ़ी सक्रिय थे। जो कि अपने जीवन में उसे आत्मसात की हुई थी। आत्मसात नहीं, एक कहानी, एक छोटी सी कहानी है। उनके आश्रम में जो लोग जाते थे उनको सारा काम करना होता था, उसमें साफ सफाई का भी एक काम था। तो एक व्यक्ति गए उनके आश्रम में, तो उनको उस दिन टॉयलेट साफ करने का काम दिया गया। तो जब टॉयलेट साफ करके वो आए तो बोले बापू मैंने टॉयलेट को साफ कर दिया। तो गांधी ने बोला जो चलो अब हम लोग वहीं चल के नाश्ता करते हैं। तो आप सोचिए सफाई के बारे में उनकी कितनी गहरी सोच थी, जो ऐसा सफाई जो वहाँ जाके हम नाश्ता भी कर सकते हैं। तो आज हमारी जो सरकार है वो इस पर भी काम कर रही है। तो स्वाभाविक है उनकी जो भी बातें थी वो आज उससे ज़्यादा प्रासंगिक है। सर आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे हम, चूंकि आप एक स्कूल के प्रबंधक भी हैं। गांधी जी ने शिक्षा के संदर्भ में कहा, एजुकेशन आई मीन द डेवलपमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। शिक्षा से मेरा अभिप्राय मन, मस्तिष्क और तन के विकास से है। क्या लगता है आज गांधी की शिक्षा के संदर्भ में ये बातें आज के दौर में कहाँ तक देखते हैं इसको? बिल्कुल है। आज गांधी का जो शिक्षा मॉडल था, मैं फिर कहना चाहूँगा, अभी जो नई शिक्षा नीति आपकी आई है उसमें जो बताया गया है जो मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, ये गांधी की भी थी बात, जो मातृभाषा में शिक्षा लोगों को मिलनी चाहिए। दूसरी बात जो आई है, जो स्टैंडर्ड 6 के बाद वोकेशनल कोर्स में बच्चों को ले जाया जाए, एग्रो सेक्टर में उनको प्रैक्टिकल करवाए, जो जिनमें रुचि है, कारपेंटरी है। ये बात शिल्प की बात गांधी ने उस समय की थी। जो शिक्षा के साथ अगर हम शिल्प को जोड़ देंगे तो हमारे युवा जो पढ़ लिख के निकलेंगे वो खुद अपना रोजगार कर लेंगे, उन्हें नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आज के संदर्भ में तो ये वाकई गांधी का जो विचार है वो उनके समय से ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। अब जैसे एक अहिंसा की हम लोग बात करते हैं, 2 विश्व युद्ध हुए, क्या परिणाम निकला? कोई परिणाम नहीं निकला। हल तो शांति आज भी विश्व 2 गुटों में बटा हुआ है। हाँ वो है, लेकिन उसको आना पड़ेगा। उस समय जब यूएनओ बना था तो उसका एक क्लॉज रखा गया था जो शांति से ही संभव है विश्व को एक रूप में रखना। तो इसका मतलब था गांधी के विचार को उस समय पूरे विश्व स्तर पे समझा गया था। और अभी तो जो हिंसा का माहौल है पूरे विश्व में, तो ये समाधान नहीं है। आप किसी पर चढ़ाई करके युद्ध थोप के वो समाधान नहीं निकाल सकते हैं। अंत में समाधान गांधी के अहिंसा से ही संभव है। ठीक है। तो उनकी जो भी बातें हैं, जो भी विचार उनके हैं, आज के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रासंगिक हैं। गांधी जी जब राष्ट्रीय आंदोलन में थे
तो 30 और 40 के दशक में पूरे देश में उन्होंने नेशनल स्कूल की स्थापना की घोषणा की, जिसमें बहुत सारे नेशनल स्कूल हर जिला में खुला था। हाँ, और उन्होंने कहा कि करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। और एक अमेरिका का शिक्षा शास्त्री है जिसने कहा कि हमारे देश में हम कोई चीज़ हवाई जहाज से लेकर के सुई तक अमेरिका नहीं बनाता है, हमारा काम है मानव का निर्माण करते। हमारे यहाँ सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई कि शिक्षा को ही छोड़ दिया। आज एक शिक्षक हैं, इनको कलेक्टर के यहाँ जाने पर आधा घंटा बाहर में बैठना पड़ेगा, लेकिन वही अमेरिका है जहाँ कि 3-4 गो रैंक के बाद सबसे ज़्यादा वेतनमान अगर है किसी का तो शिक्षक का है। शिक्षक आज पढ़ा रहे हैं, शिक्षक को सम्मान नहीं समाज में। कनाडा में तो सर ऐसा है कि जब कोर्ट में सिर्फ एक ही व्यक्ति को कुर्सी मिलता है और वो है शिक्षक। मुझे याद है कि एक लड़के का, मैं जब हेडमास्टर था तो एक लड़के का कुछ केस उस चल रहा था, तो हम कोर्ट में एडमिशन रजिस्टर लेकर के आए। तो उस समय जज ने कहा कि मास्टर साहब हमसे ज़्यादा आपको पावर है, क्योंकि उस लड़के का डेट ऑफ बर्थ 14 वर्ष के अंदर ही था। तो हमने दिखा दिया, कहा कि आप दिखाए तो हम बेल दे रहे हैं, पावर आप ही में ज़्यादा है। हमने कहा नहीं सर, हम गलत नहीं है, सो पुराना एडमिशन रजिस्टर है, कोई इतना मोटा था, इसको हम ओवर राइटिंग कर रहे। तो मेरे कहने का आज शिक्षक का और शिक्षा का दोनों का जिसको नहीं कोनो उपाय है, अब वो आदमी जा रहा है विद्यालय में, 2 लाख दिया, 4 लाख दिया, प्राइमरी में बहाल हो गया हमारे सामने। लेकिन प्रतिभावान लड़के नहीं जाना चाहते हैं। अगर उस प्रतिभावान लड़के को बढ़िया वेतनमान मिलेगा कॉलेज में, स्कूल में, तो वो IAS IPS में नहीं जाना चाहेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत आभार सर समस्त आगंतुक अतिथियों का। आप लोगों ने अपने सुंदर विचार से हम सबको उद्बोधित किया। हमारे समस्त के भी स्टूडियो की ओर से, डॉक्टर रोशन सर की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभकामना, आपने हम लोगों को मौका दिया। दे दी हमें आजादी बिना खडग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खडग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम को आप सब जरूर देखें। इन विद्वज्जनों के विचार से आपके जीवन में अभिभूत होकर आप समाज में बदलाव लाएंगे। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन सर को ज्वाइन करें, साथ ही साथ फेसबुक ग्रुप कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय को फॉलो करें और अपने विचार से हम सबों को वैचारिक समर्थन दें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वैष्णव जन तेनी कहिए, जे पीर पराई जानी रे। पर दुखे उपकार करे, मन अभिमान न आनी रे। वैष्णव जन तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर हम बेगूसराय की ओर से समस्त बेगूसराय वासियों सहित संपूर्ण विश्व के नागरिकों के लिए गांधी के जीवन दर्शन पर एक बार पुनः अपने को संस्थापित करने हेतु मंगलानुशंसा करते हैं। मैं चाहता हूं कि आज के युवा जो भारत के भविष्य हैं, बदलती परिस्थितियों में पुनः एक बार अपने को संस्थापित करें, ताकि हमारे जनमानस में गांधी का वो गौरव प्रत्येक मानस में व्याप्त हो और स्वच्छ भारत, संपूर्ण भारत में शांति व्यवस्था, सत्यता, अहिंसा एक बार पुनः जीवंत हो, जवान हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ गांधी जयंती के अवसर पर एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर बेगूसराय के वासियों से पूरे विश्व समुदाय के समृद्धि के लिए, सुख और शांति के लिए सत्य अहिंसा मार्ग अपनाने की अपील की जाती है। इससे पूरा विश्व बंधुत्व कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी जयंती के अवसर पर
मैं खासकर बेगूसराय के युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूँ कि गांधी जी ने कहा था कि व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर नौजवान इस वाक्य को हृदयंगम कर लें, जीवन में उतार लें, तो हम समझते हैं बेगूसराय में जो आज दिन रात हत्याओं का सिलसिला धन के लोभ में, प्रतिद्वंदिता के लोभ में जो लगातार हो रहे हैं, वह यह मंत्र बहुत बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 2 अक्टूबर इस गांधी जयंती के मौके पर मैं ज़िले के शिक्षाविदों से जो बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि गांधी की जो शिक्षा नीति थी, जिसमें हेड, हैंड और हार्ट की बात की गई थी, इस तीनों और ऑल डेवलपमेंट की बात की गई थी, उस पर हम लोग काम करें और बेगूसराय नहीं पूरे देश को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं इस गांधी जयंती के अवसर पर जिलावासियों को और पूरे देश को। संपूर्ण विश्व को सत्य, अहिंसा, प्रेम और त्याग का पाठ पढ़ाने वाले हमारे महानुभाव, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का जयंती हम लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आप समस्त जिलावासी को केवी स्टूडियो की पूरी टीम की ओर से गांधी जयंती की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ संपूर्ण केवी स्टूडियो की पूरी टीम आपसे अपील करती है, जिस स्वर्णिम भारत का निर्माण हमारे गांधी जी ने सपना देखा था, जहां पर हर समाज के हर वर्ग के लिए सबका साथ और सबका विकास हो, सबको एक साथ एक मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, एक ऐसे स्वर्णिम भारत के निर्माण में आप सभी आएँ, भाईचारा और बंधुत्व के साथ एक सुंदर भारत का निर्माण करें। यह आपसे अपेक्षा भी है और आपसे अपील भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।